हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, कि व्हीट स्टोन का प्रिंसिपल क्या होता है और व्हीट स्टोन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, कि बैलेंस कंडीशन, व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ मीटर ब्रिज की बात कर रहे हैं। मीटर ब्रिज भी क्या है? मीटर ब्रिज भी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन। ठीक है, तो मीटर ब्रिज क्या है? एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज की। ठीक है, इट इज़ दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी? व्हीट स्टोन ब्रिज की, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। व्हीट स्टोन ब्रिज में भी हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते थे, और यहाँ भी क्या करेंगे? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये है सर्किट डायग्राम किसका? मीटर ब्रिज का। क्लियर? यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने बात की थी किसमें? व्हीट स्टोन ब्रिज में। तब वहाँ पे भी हमने देखा था कि 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, पी, क्यू, आर एंड एस। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि पी रेजिस्टेंस को कहाँ लगाया था? ए और बी के बीच। रेजिस्टेंस क्यू को कहाँ लगाया था? बी और सी के बीच। और रेजिस्टेंस आर को कहाँ लगाया था? ए और डी के बीच। एंड अननोन रेजिस्टेंस जो लगा था वो कहाँ लगा था? डी और सी के बीच। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये क्या है? हमारे पास एक सेल है, ए पॉइंट, और ये डी पॉइंट, और ये यहाँ ये है हमारा बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ए और बी के बीच क्या लगा? ए और बी के बीच क्या है? पी, जिसको हम ये यहाँ से यहाँ तक जो एल है इसको क्या बोलेंगे? पी। और बी से लेके सी तक 100 माइनस एल जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे? क्यू। तो ये हमारे पास इस तरीके से 4 रजिस्टेंस हो जाएंगे। ए और बी के बीच पी रजिस्टेंस, बी और सी के बीच क्यू रजिस्टेंस। ठीक है, सी और डी के बीच एस रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर ए और डी के बीच जो है वो क्या है? नॉन रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर क्या लगा होता है? एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी कीज़ लगी रहती हैं, 1 से लेके 5000 तक की। कोई भी की हम यहाँ से पुल आउट कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरी तरह से हम लोग बात करें तो इसको हम लोग उस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर ये कोई रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और लास्ट ये रेजिस्टेंस, और इसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया था? एक सेल के साथ। ठीक है, तो इसको P नाम दे दिया, इसको Q, इसको R और इसको S। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, और ये D पॉइंट हो गया। तो इसी तरीके से 4 रेजिस्टेंस यहाँ भी हैं, और यहाँ भी क्या है? 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो A और B के बीच P रेजिस्टेंस है, यहाँ भी A और B के बीच P रेजिस्टेंस है। B और C के बीच Q रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी B और C के बीच Q रेजिस्टेंस है। A और D के बीच नॉन रेजिस्टेंस है R, यहाँ भी बी ए और डी के बीच क्या है? नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पर डी और सी के बीच जो लगा हुआ है वो कौन सा है? अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ भी डी और सी के बीच क्या लगा हुआ है? अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं इसको कि यहाँ पर जो हम लोग ये जो सर्किट डायग्राम हमारा बना होता है, ये सर्किट डायग्राम एक वुडन बोर्ड पे होता है, लकड़ी के बोर्ड पर, और लकड़ी के बोर्ड पर एक 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर की स्केल लगी रहती है। ठीक है, तो यहाँ मीटर ब्रिज को काम वही है जो व्हीट स्टोन ब्रिज करता है, और मीटर ब्रिज भी वही काम करता है, बट यहाँ पर इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो व्हीट स्टोन ब्रिज से कई गुना ज़्यादा होती है। इसलिए हम बहुत सारी जगह क्या करते हैं? मीटर ब्रिज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो एक्यूरेटली फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है,
तो इसका कंस्ट्रक्शन तो समझ ही लिया हमने। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक वुडन बोर्ड होता है जहाँ पर एक मीटर की स्केल लगी रहती है, ठीक है। उस स्केल के मिड पॉइंट को, ठीक है, क्या कहते हैं, ए और बी, और आधे पार्ट को क्या कहते हैं, बी और सी, ठीक है। ए और डी के बीच रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है, डी और सी के बीच अननोन रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्किंग। इसकी वर्किंग समझते हैं। when बैटरी इज़ ऑन, जैसे ही हम बैटरी क्या करते हैं, ऑन करते हैं, एंड जॉकी इज मूव्ड along the wire, then at some point null point is obtained such that देखिए होता क्या है, यहाँ पर जैसे कि बात कर रहे थे मीटर स्केल की, सॉरी मीटर ब्रिज की, तो यहाँ होता क्या है, मीटर ब्रिज का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो हम वायर लेते हैं, ठीक है, वो वायर कितने 1 मीटर लेंथ का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बी और डी और बी के बीच, ठीक है, क्या लगा दिया हमने, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ लगा रहता था। बी और डी के बीच एक क्या लगा रहता था, गैल्वेनोमीटर, जहाँ से हमें डिफ्लेक्शन क्या होता था, ज़ीरो डिफ्लेक्शन देखना होता था बैलेंस कंडीशन के लिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस जॉकी को, जैसे कि यहाँ वर्किंग में लिखा गया है, व्हेन बैटरी इज़ ऑन, बैटरी को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, एंड जॉकी इज़ मूव्ड अलॉन्ग दी वायर, जॉकी को क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर मूव कराते हैं, ठीक है, टच कराते हैं, यहाँ किसी भी पॉइंट पे, पूरे वायर में किसी भी पॉइंट पे इसको हम टच करा सकते हैं। देन एट सम पॉइंट, तब हमें एक बिंदु मिलता है, नल बिंदु, नल पॉइंट जिसको बोलते हैं नल बिंदु, ठीक है। नल बिंदु का मतलब है, जैसे कि यहाँ इस गैल्वेनोमीटर में, जैसे मैंने यहाँ टच कराया है इस जॉकी को, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। वो डिफ्लेक्शन राइट भी हो सकता है और लेफ़्ट भी हो सकता है। फिर हमने इसको इधर स्लाइड किया, तब हमने देखा, तब भी हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा था सेम साइड। फिर हम यहाँ लेके आए, उस कंडीशन में हमें मिला कि डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड हो गया, पहले राइट साइड आ रहा था, अब लेफ़्ट साइड आ गया। फिर हमने, इसका मतलब इन दोनों के बीच कहीं ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जो डिफ्लेक्शन क्या देगा, ज़ीरो, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर खिसकाया, इधर स्लाइड किया और यहाँ टच करा के देखा, उस टाइम पे हमें गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन मिल रहा था, वो डिफ्लेक्शन क्या मिल रहा था, जीरो। तो उसी को हमने बोल दिया क्या, बी पॉइंट। और वहाँ से ये वायर क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको बोला ए बी यानी कि प्यू, पी, बी और सी यानी कि क्यू, ठीक है, क्लियर। वही यहाँ लिखा गया है, when battery is on and jockey moved along the wire, then at some point null point is obtained such that, अब वो वायर क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ए बी और दूसरा बी सी। तो यहाँ से मान लिया मैंने ए बी की जो लेंथ है वो कितनी आई, एल, और पूरी लेंथ कितनी है, ए से सी तक की 100, यानी कि ए बी एल हो गया। तो यहाँ से बी और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल। तो ये निकल के आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम बात करें बैलेंस कंडीशन की, क्योंकि क्यों बैलेंस कंडीशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफ्लेक्शन ज़ीरो। तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन क्या बनेगी, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये क्या होती है, व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन, क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1, बट P अपॉन Q इज इक्वल टू, P क्या है, ए बी, और Q क्या है, बी सी। तो यहाँ से P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि ए बी क्या है, L, और बी सी क्या है,
100 माइनस एल। क्लियर? यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं L अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू R अपॉन S। और एस आर क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि नॉन रेजिस्टेंस, और एस को क्या बोलते हैं? अननोन रेजिस्टेंस, जो कि हमें फाइंड आउट करना होता है। और यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर 100 माइनस एल अपॉन एल। तो इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस को मीटर ब्रिज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मीटर ब्रिज इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, और इससे रजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रजिस्टिविटी। अगर हमें वायर की रजिस्टिविटी चाहिए तो क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ रजिस्टिविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ resistivity. Let R is the radius of wire। मान लिया कि जो वायर यूज किया है, और ये वायर, हाँ, ये जो वायर यूज करते हैं ये वायर मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन का होता है। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि मैग्नेट और कॉन्स्टेंटन ऐसे वायर होते हैं जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर या डाउन होने पर उनकी रजिस्टिविटी में चेंज नहीं होता है। मान लिया मैंने लेट आर इज़ द रेडियस ऑफ वायर, यानी कि आर क्या है? इसकी त्रिज्या है, एंड एल डैश इज द लेंथ, एल डैश इज द लेंथ ऑफ वायर, देन तब अननोन रेजिस्टेंस, S इज इक्वल टू R 100 माइनस एल अपॉन एल। बट रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रजिस्टिविटी R इज इक्वल, सॉरी, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल डैश। ठीक है, यही होती है रजिस्टिविटी, क्योंकि यहाँ से हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से अगर रो कैलकुलेट करें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल, और रो क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ठीक है, तो आर ए अपॉन एल डैश। आर की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगी? एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे कहाँ? इसमें। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर की जगह रखेंगे तो एस एल इंटू ए अपॉन 100 माइनस एल इंटू एल डैश। ये वैल्यू हो जाएगी। ए क्या है? एरिया ऑफ द वायर, और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एल डैश एस। तो ये क्या हो जाएगी? ये रजिस्टिविटी हो जाएगी उस वायर की। ठीक है, अब यहाँ पे एल भी पता है, एल डैश भी पता है, आर स्क्वायर रेडियस भी पता होगी, पाई कांस्टेंट है, और एस हम लोग कहाँ से? अननोन रेजिस्टेंस है, तो अननोन रेजिस्टेंस हम कहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे? इससे पहले जो हम लोग फार्मूला ड्राइव किए हैं, एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। तो यहाँ से इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर?